हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आपको अभी तक लेक्चर सारे ठीक लगे होंगे और समझ में चीज़ें आ रही होंगी। और आज की क्लास में से दिख रहा है कि आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट का। ये हमारा स्केड्यूल में है। एंड नेक्स्ट थिंग, जिन लोगों को ऑल्टरनेटिंग करंट की थियरीज तैयार हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। जिनके नहीं है वो समझे कि हम कैसे सवाल करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के, क्या क्या चीज़ें होती हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में, ये हमें पता चलेगा इस चैप्टर से। ऑल्टरनेटिंग करंट बहुत ही इजी चैप्टर है। एक तो आप लोगों ने करंट स्टडी किया हुआ है, उसमें डायरेक्ट करंट हम यूज़ करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमारे डोमेस्टिक सप्लाई के लिए यूज़ होता है, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में और इवन घरों में भी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट पे। इट्स नीट पैटर्न क्वेश्चन, जैसे कि नीट एग्जामिनेशन में आते हैं वैसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको लिए तो बहुत अच्छा होगा। जो लोग IIT जेई की लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी। कैसे कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट हम अपने क्लियर कर सकते हैं इन सवालों से। ज़्यादा टफ सवाल नहीं आते हैं, सवाल इजी या मीडियम लेवल के होते हैं। बहुत एक्सट्रीम केसेस में टफ सवाल एक दो आ सकते हैं नीट एग्जामिनेशन में। बहुत से सवाल होते हैं, 45 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास फिजिक्स में नीट एग्जामिनेशन में, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और 1 ऑप्शन करेक्ट आंसर होता है। 45 इन फिजिक्स, 45 इन केमिस्ट्री एंड 90 क्वेश्चन इन बायोलॉजी, कंप्राइजिंग ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी पोर्शन। चलते हैं, पहला सवाल हमारे पास। पहला सवाल ये है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ, मैं एक बार और जरा बोर्ड अच्छे से साफ कर देता हूं। आई होप कि अब ये क्लियरली विजिबल होगा। नेक्स्ट, द आरएमएस वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस आई टू कॉस ओमेगा टी। जब भी दो साइनोसॉइडल फंक्शन हो जाए हमारे पास, एक यहां पे एक यहां पे, दो साइनोसॉइडल फंक्शन हो जाए तो हमें इसे एक फंक्शन बनाना होगा, ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा। देखो यहां पे I1 sin ओमेगा टी और I2 cos ओमेगा टी, हमें चाहिए क्या? आरएमएस वैल्यू। तो ये कोई ऐसा फंक्शन होगा, मैंने सिखाया हुआ है इसको। देखो जब भी कभी दो रहे, और ये एसएचएम चैप्टर में भी देखा होगा, साइनसॉइडल फंक्शन यूज होते हैं, तो एक फंक्शन इधर लोगे I1 और cos ओमेगा टी वाला फंक्शन, क्योंकि ये 90 डिग्री से लीड कर रहा होगा, तो I2 वाला फैक्टर हम यहां ले लेंगे। तो जो इनका एम्पलीट्यूड होगा इन दोनों करंट के कारण, वो कुछ इधर होगा। इसको मैंने वेक्टोरियल फॉर्म में बना दिया है फॉर सिंप्लिसिटी रीजंस। तो I विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर यूजिंग सिंपल वेक्टर मेथड। फिर यहां पे ये रहा, तो मैक्सिमम वैल्यू I0 ले लेते हैं और I RMS की वैल्यू होगी I0 बाई रूट 2, यानी कि अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अपॉन रूट 2, यानी कि अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अपॉन 2। ये होगा इसका वैल्यू जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड बाई 2। ये ऑप्शन जो मैच कर रहा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन से एक चीज हम लोगों ने सीखा है कि भाई जब दो फंक्शन रहे कैसे एक यूनिक फंक्शन बनाओगे। अगर एम्पलीट्यूड की हमें सिर्फ जरूरत थी, इसमें डायरेक्ट हमने देखा कि दोनों फंक्शन किस तरह से रिलेटेड होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को ये भी कंफ्यूजन है कि हमने I2 का वेक्टर ऐसे क्यों बनाया है, वर्टिकल क्यों बनाया है, तो उसे ऐसे कर सकते हो कि इस फंक्शन को लिख सकते हो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हो। ठीक है ना, पाई बाई 2 फिर या तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिख के साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हो। तो वहां से दिखेगा हमें कि ये वाला जो सेकंड फंक्शन है वो पाई बाई 2 से लीड कर रहा है। मैं दिखा देता हूं एक बार। इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं I2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो देगा cos ओमेगा टी। वहां से हमें अब समझ में आ रहा है कि पाई बाई 2 फेज एंगल आगे है कंपेयर टू इस वाले फंक्शन से, तो इसलिए मैंने I2 इधर की तरफ बनाया है। ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग, ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। थियरी पार्ट तो इसका आसान है, इन प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल्स टू 400 साइन 500 पाई टी। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। इसका वोल्टेज फंक्शन इज अप्लाइड अक्रॉस रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 किलो ओम। द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट विल बी इक्वल टू, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि अगर हमें मैक्सिमम करंट मिल गया तो डिवाइड बाई कर दें रूट 2 से, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट मिल जाएगा। यहां पे मैक्सिमम करंट कैसे मिलेगा? ये दिया हुआ मैक्सिमम वोल्टेज 400, तो 400 मैक्सिमम वोल्टेज है, तो I0 जो मिलेगा मैक्सिमम करंट, दैट विल बी V0 बाई R इज इक्वल टू V0 की वैल्यू 400, R की वैल्यू 0.2 किलो ओम, सो 0.2 इंटू 10 टू पावर 3 ये दे देंगे हम लोग। तो यहां पे निकल के आएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 400 डिवाइडेड बाई 200
यानी कि 2 एम्पियर आ गया। अब IRMS क्या होगा? वेरी सिंपल टू फाइंड आउट, I0 बाई √2 कर दो, ठीक है। तो निकल के आएगा IRMS, ये निकल के आएगा 2 बाई √2 इज इक्वल टू √2 एम्पियर निकल के आ गया, ठीक है ना। √2 यानी कि 1.414, ठीक है। √2 की वैल्यू 1.414 एम्पियर। आगे बढ़ने से पहले अगर कुछ लोग अपने क्वेरीज डाउट पुटअप कर रहे हैं तो जस्ट पुटअप करके रिलीज को वहां पे लीव कर दो कमेंट्स में। अभी मेरे लिए कमेंट्स देखना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। और जैसे मैं कमेंट्स देखता हूं, ठीक है, पॉसिबल होता है देन वी विल रिप्लाई यू बैक। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है तो लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट mesostudy.com, वहां पे डाउट क्लियरिंग सेक्शन में क्लिक करके सारे डाउट्स पोस्ट कर सकते हो। वी विल रीच बैक टू यू। थर्ड क्वेश्चन, एन AC सोर्स इज 120 वोल्ट, 60 हर्ट्ज, the value of the voltage after 1.360 second from the start will be how much? 146.4, 42.4, 106.8 and 20.2। यहां पे दिया हुआ AC सोर्स 120 वोल्ट, यानी कि ये RMS वैल्यू है। दिस इज RMS वैल्यू। जब इस तरह कभी भी दिया रहे वैल्यूज, इसका मतलब वो RMS वैल्यू है, मैक्सिमा नहीं है, कोई इंटरमीडिएट वैल्यू नहीं है, RMS वैल्यू दिया हुआ है, ये चीजें जान लो। 60 हर्ट्ज यानी कि लीनियर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, F इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज। पूछ रहा है कि 1/360 सेकेंड के बाद क्या होगा वोल्टेज का वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। भाई वोल्टेज का अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी मान लेते हैं, इज इक्वल टू 120 √2। अगर VRMS 120 है तो V0 क्या होगा? मैक्सिमम वोल्टेज V0 VRMS इंटू √2 साइन 2 पाई एफ टी। वैल्यूज पुट अप कर देते हैं, 120 √2 साइन 2 पाई, एफ की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई बाई 1/360। ये निकल गया 60 इंटू 120 या 360 यानी कि 3 आ जाएगा नीचे, तो पाई बाई 3 60 डिग्री, साइन 63 डिग्री इज √3/2। यहां से निकल के आएगा, इसको इवैल्यूएट करोगे, आंसर कुछ निकल के आएगा 146 पॉइंट, फर्स्ट ऑप्शन मैच करेगा 0.4 वोल्ट्स, ठीक है ना। ये देखो यहाँ √2 आएगा, 3 इंटू 6 समवेयर अराउंड 6 आएगा, √6 आ जाएगा, 120 इंटू √6 दैट विल बी समवेयर अराउंड 2 पॉइंट समथिंग, 146.4। यही ऑप्शन सबसे नजदीकी ऑप्शन मैच कर रहा है, इसको ही टिक करना है। प्रॉब्लम अगर हो रही है कैलकुलेशन में, देखो ये कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से चेक करके वी कैन रीच ऑन द आंसर। ये दिया हुआ है 60 टाइम्स जाएगा ये इंटू √6 दैट इज समवेयर अराउंड, √6 का मतलब क्या होगा? 2.4 समथिंग या 2.3 समथिंग कुछ होगा। √6 का मतलब यहाँ पे, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे तो समवेयर ऑप्शन होगा 120 से 130 से ऊपर, और जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो यही ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास, इसलिए कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन we will see a resistor and inductance, यानी कि एक इंडक्टर है and a capacitance are contained in series to an AC supply। LCR सर्किट है, सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है, डिस्कस किया हम लोगों ने अपने क्लासेस में। when measured with the help of an AC voltmeter, the potential difference across the resistor is found to be 40 volt, across the inductance 30 volt and across the capacitance 60 volt। what is the supply voltage? 130, 50, 70, 100। इन सब सवालों को डायरेक्टली तो कर सकते हो फॉर्मूला से, अगर कुछ भी भूल गए हो ड्रॉ द फेजर अलजेब्रा। मैंने सिखाया है कि सीरीज LCR सर्किट में करंट्स तीनों में सेम रहता है, तो फेजर अलजेब्रा कैसे बनाएंगे हम लोग? राइट साइड में दिखाएंगे अक्रॉस द रेसिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस, फिर यहां पे दिखाएंगे हम लोग VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और यहां पे दिखाएंगे VC। VR दिया हुआ है हमारे पास यहां सवाल में 40 वोल्ट, VL दिया हुआ है यहां पे बहुत सिंपल सा, इंडक्टेंस इज 30 वोल्ट और अक्रॉस द कैपेसिटेंस इट इज 60 वोल्ट। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा 30 वोल्ट डाउनवर्ड्स, ये होगा VC माइनस VL, दैट विल बी 30 वोल्ट। अब 30 वोल्ट यहां है, 40 वोल्ट यहां है, जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ये होगा नेट वोल्टेज,
ठीक है ना, और वो कितना आएगा 40 प्लस होल स्क्वायर प्लस 30 होल स्क्वायर अंडर रूट, या ऐसे लिख सकते हैं वी नेट इज इक्वल टू वी आर होल स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल होल स्क्वायर. दिस गिव्स अस 40 होल स्क्वायर 60 माइनस 30 होल स्क्वायर, निकल के आएगा बहुत सिंपल सा 50 वोल्ट. सिक्वेंशली किया हम लोगों ने, आराम से एक स्टेप अप्लाई किया हुआ है, उसके बाद निकल के आया आंसर, वो निकल के आया 50 वोल्ट. सो 50 वोल्ट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस. कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है यहां तक. मेरे ख्याल से एसी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना. तो ये सवाल जो डिस्कस कर रहे हैं समझ में आ रहा है चीजें. फेजर अलजेब्रा मैं बना रहा हूं यहाँ पे. और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट पढ़ लें और इन सवालों जो कर रहे हैं इनको अभी तो नोट कर लें, उसका रिवाइज भी करें, और उसके बाद जस्ट लेक्चर्स देखें ऑनलाइन और पता चल जाएगा क्या क्या चीजें यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ. फिफ्थ वन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वॉट is connected to in parallel with an ideal inductance of 1 हेनरी. यानी कि इंडक्टर के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया हमने इलेक्ट्रिक बल्ब जिसका इंडक्टेंस है 1 हेनरी. दिस अरेंजमेंट इज कनेक्टेड टू अ 90 वोल्ट बैटरी. भाई 90 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किए हो इस कॉम्बिनेशन को थ्रू अ स्विच. ऑन प्रेसिंग द स्विच bulb glows after a short time and then continues to glow. Bulb does not glow. Bulb glows for a short time and then stops glowing. It stops glowing. देखते हैं क्या होगा. सर्किट हमारा कुछ ऐसा है, भाई ये रहा बल्ब, ये रहा हमारा बल्ब, ये रहा मैंने बना दिया इंडक्टर इसके साथ पैरेलल में. अब ये कॉम्बिनेशन हमने जोड़ दिया है एक डायरेक्ट करंट के साथ. अगर डायरेक्ट करंट के सोर्स के साथ जोड़ोगे तो होगा क्या, जैसे सर्किट ऑन करोगे एक इंडक्टर बिहेव्स एज अ स्ट्रेट वायर व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल या बैटरी. डायरेक्ट सोर्स से अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये एक नॉर्मल स्ट्रेट वायर की तरह काम करता है. अगर ये इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना, इसके अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा. तो भाई जैसे सर्किट आपने ऑन किया, मान लो यहां मैंने स्विच लगा दिया, ठीक है, ये देखो यहां मान लो हम लोगों ने स्विच लगा दिया. जैसे स्विच प्रेस किया होगा क्या, करंट यहां से तो फ्लो होगा और इसको जो पाथ मिलेगा वो ये पाथ मिल जाएगा इंडक्टर के थ्रू. और ये क्या करेगा, कोई भी करंट इसमें जाने नहीं देगा, ठीक है ना, कोई भी करंट इसमें जाने नहीं देगा. ये सर्किट को शॉर्ट सर्किट कर रहा है. इंडक्टर इज शॉर्ट सर्किटिंग द बल्ब सर्किट. भाई जो शॉर्ट सर्किट कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बल्ब के अंदर करंट नहीं जा रहा है तो बल्ब कभी ग्लो करेगा. इस तरह के कॉम्बिनेशन में बल्ब कभी ग्लो नहीं करेगा, जैसा कि हमें यहां पे दिख रहा है और हम आइडियल केसेस ले रहे हैं. इंडक्टर के अंदर कोई रेसिस्टेंस नहीं है. इंडक्टर में रेसिस्टेंस होता तब तो ये ग्लो करता. अगर ये आइडियल इंडक्टर नहीं होता तो ये भी बात जान लो, इफ इंडक्टर वुड नॉट हैव बीन एन आइडियल इंडक्टर देन द बल्ब वुड हैव बीन ग्लोड. ठीक है, बट इस केस में आइडियल इंडक्टर ले रहे हैं तो बल्ब डज नॉट ग्लो. ठीक है, जब तक ना दिया है स्पेसिफिकली वी विल टेक ऑल इक्विपमेंट्स एज बीइंग आइडल. Next thing, reactance of a capacitor is of capacitance C microfarad for a AC of frequency 400 by pi hertz is 25 ohm. The value of C is numerical. Simply ये formula based है. Reactance of a capacitance is given as chi C is equal to 1 upon omega C. ठीक है ना, ओमेगा दिया और यहां पे दिया हुआ है लीनियर फ्रीक्वेंसी. ओमेगा क्या होगा 2 पाई एफ सी. तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई सी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू काई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई और एफ की वैल्यू दी हुई है 400 बाई पाई इंटू काई सी वो दिया हुआ है यहां पे दैट इज 25 ओम. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं यहां पे. सो पाई से पाई तो कैंसिल आउट. 25 इंटू 2 50,
50 इंटू 4, 5 4 20, सो यहां बचेगा 20,000। ठीक है ना, 20,000 फैराड में आएगा आंसर। तो अगर मैं चाहूं तो क्या करते हैं, यहाँ पे 10 टू पावर 6 और 10 टू पावर -6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 टू पावर 6 और ये बचेगा 100/2, दैट विल गिव अस 50 माइक्रोफैराड। ठीक है, 100/2 50 माइक्रोफैराड। तो आंसर जो आएगा इज 50। ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ सी इज 50 माइक्रोफैराड में आंसर है। तो एक चीज और यहाँ पे, दिस आंसर इज इन माइक्रोफैराड। ज्यादातर कैपेसिटर्स की वैल्यू हम जो है माइक्रोफैराड में देते हैं, क्योंकि फैराड बहुत लार्ज यूनिट है। नॉर्मली कोई भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फैराड में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, 1 फैराड भी नहीं होता है। ठीक है ना, इवन अर्थ की कैपेसिटेंस सबको मालूम है कि 711 माइक्रोफैराड है, दैट इज नॉट इवन इन फैराड अर्थ, जबकि इतना बड़ा हमारे पास सिस्टम है। तो अगर मुझे किसी की कैपेसिटी 1 फैराड बनानी है तो मुझे बहुत बड़ा कोई प्लैनेट या स्टार को इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस हो सके 1 फैराड के बराबर। नेक्स्ट थिंग, 7th, an AC circuit using an inductor and a capacitor in series has a maximum current. If L equals to 0.5 Henry and C equals to 8 microfarad, then the angular frequency of AC voltage will be angular frequency. मैक्सिमम करंट हमारे पास है इस LC सर्किट में, L और C दिया हुआ है, and AC circuit using inductor and capacitor in series has a maximum current. ठीक है ना, ये केस है रेजोनेंस का। इट्स अ केस ऑफ रेजोनेंस जिसमें इंपिडेंस हमारा मिनिमम है, कुछ ना कुछ इसमें रेसिस्टेंस भी लगा हो तो हमारा इंपिडेंस इज मिनिमम। इंपिडेंस इज मिनिमम। भाई इंपिडेंस अगर मिनिमम है तो यानी कि रेजोनेंस केस है, यानी कि जो ओमेगा होगा वो 1/√LC होगा। 1/√, L की वैल्यू क्या है 0.5, C की वैल्यू क्या दी हुई है, वो दी हुई है 8 माइक्रोफैराड। ठीक है, 10 टू पावर -6 बाहर आएगा 10 टू पावर -3, ऊपर आएगा 10 टू पावर +3 हो जाएगा। नीचे ये 8 इंटू 0.5 यानी कि 4/4 की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि ये हो जाएगा 500 रेडियन पर सेकेंड। 1000/2 500 रेडियन पर सेकेंड। आंसर विल बी 500 विथ प्रॉपर SI यूनिट्स, रेडियन पर सेकेंड। ये होगा हमारे पास वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड थिंग जो सवाल में पूछा जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि सीक्वेंस में हम चल रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। 8th, in an AC circuit, V and I are given by V equals to 100 sin 100t volt, I equals to 100 sin 100t milliampere. The power dissipated in circuit is. भाई क्या वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस है? फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट जीरो। फेज बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज जीरो, यानी पावर फैक्टर क्या होगा भाई? पावर फैक्टर cos phi is equal to cos 0 is equal to 1। तो पावर डिसिपेटेड हमें निकालना क्या है? पावर डिसिपेटेड। यही निकालेंगे पावर डिसिपेटेड, और उसके वैल्यू क्या हो जाएगी? आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाई। आई आर एम एस यानी कि आई नॉट बाई √2, वी आर एम एस यानी कि वी नॉट बाई √2 इंटू कॉस फाई, दैट इज 1। आई नॉट की वैल्यू 100, वी नॉट की वैल्यू सॉरी आई नॉट की वैल्यू 110⁻³ वी नॉट की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 100 डिवाइड बाई √2 इंटू 2, दैट इज 2। 5 आ रहा है आंसर यहाँ पे, और 5 वॉट आएगा। आंसर को कैलकुलेट करोगे तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है, ये 5 वॉट निकल के आएगा। आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये यूज करते हैं हम लोग पावर वोल्टेज पावर डिसिपेटेड निकालने के लिए। ठीक है ना। सेम चीज मैंने क्लास में सिखाई भी है, कैसे कैसे डिराइव करते हैं ये भी बताया हुआ है, तो उसको देखे होगे, सब ध्यान में होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट करते हैं 9th. It is desired to send an alternating current of 5 sin 400t through a solenoid that has a self-inductance of 3 millihenry. If the resistance of solenoid is assumed to be negligible, the voltage impressed across solenoid terminals to provide this current is A 5 cos 5 400t, B 2000 cos 400t, C 6 cos 400t और D 6 sin 400t. इंडक्टर के केस में हमें पता है कि वोल्टेज लीड करता है, मैंने सिखाया हुआ इंडक्टर के केस में, लेक्चर में मैंने सिखाया हुआ है कि LIV इंडक्टर करंट वोल्टेज, वोल्टेज सबसे आगे है, वोल्टेज लीड करेगा, सो वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2. तो हमारे पास इक्वेशन कैसा बनेगा, V इक्वल्स टू V नॉट, और करंट का इक्वेशन है साइन के हिसाब से, तो साइन 400t प्लस और क्या होगा यहां पे पाई बाई 2, यही होगा. इसको लिख सकते हैं V नॉट, लिख सकते हैं cos 400t. ठीक है, अब V नॉट बच गया है. V नॉट निकालने के लिए यहां पे दिया हुआ है करंट 5 sin 400t through a solenoid that has self inductance of 3 millihenry. The resistance of solenoid is assumed to be negligible. हमारे पास अब निकालना हमें यहां पे क्या रहेगा वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज. सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है यहां पे 3 मिली हेनरी. ठीक है, तो V नॉट क्या निकल के आएगा, I इंटू काइल, ये निकल के आएगा. और हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है यहां पे 2 पाई, दैट इज गिवन एज I नॉट की वैल्यू है 5, तो 5 इंटू काइल की वैल्यू होती है ओमेगा L, दैट इज 5 इंटू 2 पाई FL, दैट कम्स आउट टू बी 5 इंटू 2 इंटू पाई इंटू एफ. एफ की वैल्यू है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वो है 4, अच्छा ओमेगा दिया हुआ है 400 ऑलरेडी, तो एफ में करने की जरूरत ही नहीं है हमें, तो ओमेगा ऑलरेडी दिया हुआ है 400, 5 इंटू 400 इंटू एल दैट इज 3 मिली हेनरी, सो 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 कर देते हैं यहाँ पे, 5 इंटू 4 20, सो 2000, 400 2000 2003 6000, ये निकल के आएगा 6. तो जो आंसर निकल के आएगा फाइनली V इक्वल्स टू V नॉट की वैल्यू C cos 400t, 6 cos 400t, ये निकल के आएगा. बहुत ही अच्छा सवाल था ये, 6C ऑप्शन हमारे पास मैच करेगा क्वेश्चन नंबर 9 में. कैसे कैसे किया हम लोगों ने कि एक इंडक्टर था तो निकाला कि भाई मैक्सिमम करंट क्या फ्लो हो, सॉरी मैक्सिमम वोल्टेज क्या लगेगा, वो निकाला, देखा कि क्या क्या वैल्यूज दिए हुए हैं. जिन किसी कोई डाउट है कि ओमेगा कहां से लिया है, भाई ओमेगा यहां से लिया है, साइन ओमेगा टी, ओमेगा 400 यहां से लिया है, ये ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, नेक्स्ट 10th, अ सीरीज आरसीएल कॉम्बिनेशन, आरएलसी कॉम्बिनेशन. सीरीज सर्किट है रेजिस्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर का, इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, भाई एसी सोर्स लगा दिया हम लोगों ने. इफ द रेजिस्टेंस इज 3 ओम, 3 ओम का रेजिस्टेंस लग रहा है, एंड द रिएक्टेंस इज 4 ओम, हमारे पास टोटल रिएक्टेंस है 4 ओम का, रेजिस्टेंस 3 ओम है. द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, देखो पावर फैक्टर क्या होगा भाई, पावर फैक्टर अगर आपने एंगल निकाल लिया वोल्टेज और करंट के बीच तो हमें मिल जाएगा. दिया हुआ या तो R और Z के बीच एंगल निकाल लो, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम, रिएक्टेंस दिया 4 ओम, और हमारे पास RLC है सर्किट, तो रिएक्टेंस क्या होता है, यही होता है. दिया हुआ ये 4, Z स्क्वायर कर देते हैं, अंडर रूट की कोई जरूरत नहीं है यहां पे. Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर विल गिव यू दिस. ठीक है ना, यहां पे निकल गया रेजिस्टेंस इज 3 ओम, रिएक्टेंस इज 4 ओम. ठीक है ना. अच्छा एक चीज, रिएक्टेंस इज 4 ओम ये दिया हुआ है हमारे पास, यानी कि इसकी वैल्यू दी हुई है 4 ओम, रिएक्टेंस. इंपेडेंस देता तो ये दिया रहता, तो यहां से निकल के आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विल गिव यू 9 प्लस 4 6, 9 प्लस 16 25, Z कम्स आउट टू बी 5.
ठीक है ना, Z निकल के आ गया हमारे पास 5। यहां से अगर मैं बात करूं पावर फैक्टर की, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 3 ओम और हमारे पास Z कितना आ गया 5 ओम। अगर मैं फेजर अलजेब्रा बनाऊं, R यहां पे ले लेते हैं और मान लेते हैं कि कायल ज्यादा है, कोई भी ज्यादा उससे दिक्कत नहीं है। ये रहा मेरा इस तरह गया, ये रहा 5, पावर फैक्टर होगा cos 5। ये जो फेजर अलजेब्रा मैं बना रहा हूं, होप कि सबको समझ में आ रहा है कैसे बना रहे हैं। R by Z 3 by 5 0.6, यानी कि 0.6 will be the power factor for this. Option number B is the right answer. 0.6 is the power factor. ठीक है, ये रहा हमारे पास आज के डिस्कशन के लिए ये सारे सवाल थे। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं बता दूं कि भाई जिन लोगों का ऑल्टरनेटिंग करंट तैयार नहीं है वो पढ़े, और अगर इन्होंने नोट किया सोल्यूशन दैट्स वेल एंड गुड। जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए समझ में आ गया होगा कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं इस चैप्टर में। यूज करो, अप्लाई करो, बहुत ही अच्छा रहेगा। स्कोरिंग चैप्टर है, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, जेई की तैयारी कर रहे हैं तो समझ में आया कैसे कैसे बेसिक छोटी छोटी चीजें हम लोग कैसे समझते हैं इक्वेशन से, कैसे उन्हें अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और आपको इसके बाद भी और सवाल प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कोई भी डाउट हो राइट नाउ, आपके कमेंट मैं देख नहीं पा रहा हूं तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा अभी, लेकिन अगर आपको कोई डाउट हो लॉग इन टू आवर वेबसाइट mizostudy.com, उस पर डाउट सेक्शन है, वहां पे क्लिक करो, सेंड योर क्वेरीज टू अस। कोई प्रॉब्लम हो रही है राइट अ मेल टू अस, ठीक है ना, वो भी कर सकते हो। चेक द मेल आईडी ऑन आवर वेबसाइट या यू कैन गिव आवर कॉल टू आवर हेल्पलाइन नंबर्स। कोई स्ट्रेस नहीं लेने की जरूरत है। जितना मेरा एडवाइस रहता है कि आप जितना ज्यादा टाइम बिताएंगे सब्जेक्ट के साथ, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा, ठीक है ना। वंस अगेन आई जस्ट राइट डाउन दिस वेबसाइट विच यू कैन गेट कनेक्टेड विथ मी। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे सभी लोगों के साथ जुड़ना तो आप कनेक्ट हो सकते हैं हम लोगों के साथ mizostudy.com। just log on to this website and you can get connected with us. Thank you. Next thing, आप एक चीज और, इसके बाद जो लेक्चर होगा लाइव लेक्चर, that will be around half an hour. So this will be after half an hour at 2 p.m. will be next lecture, and most probably I think it's chemistry. ठीक है ना, be prepared for it. Next 2 p.m. next lecture, that is after half an hour. मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, प्रिपेयर करो, अच्छे से पढ़ो, वक्त बहुत कम बचा है अब नेक्स्ट एग्जाम देने में, नीट का एग्जाम है, बहुत कम समय है, ठीक है ना। प्रिपेयर वेल, ज़्यादा टफ नहीं आता फिजिक्स का, फिर भी फिजिक्स से लोग डरते हैं जो प्रिपेयर करते हैं नीट के लिए, जो जेई की तैयारी करते हैं उनके लिए स्कोरिंग है, ठीक है ना। तो बेस्ट विशेस आप सभी के लिए, एंड थैंक यू आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए।